पाने का अधिकार। आरक्षण कहाँ से आया और आरक्षण क्यों दिया जा रहा है? इसके बारे में सर थोड़ा बताएँ सर। अभी हमने आपको बताया कि आरक्षण समानता पाने का अधिकार है। यह प्रश्न बहुत ही बढ़िया है और बहुत से लोगों ने इसे जानने का प्रयास भी नहीं किया कि आरक्षण कहाँ से आया। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो समानता का सिद्धांत है, यह प्रकृति से आया है। समाज में ये जो समानता का सिद्धांत है, यह प्रकृति से आया है और मैं आपको एक उदाहरण द्वारा जो है इसको बताता हूँ। जैसे प्रकृति है, तो प्रकृति में क्या है कि अनेक इकोसिस्टम हैं। जैसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, पांड इकोसिस्टम है, लेक इकोसिस्टम है, रिवर इकोसिस्टम है, सी इकोसिस्टम है, लैंड इकोसिस्टम है, बहुत तरह के यह पारिस्थितिकी तंत्र है। अब मैं आपको फॉरेस्ट इकोसिस्टम का एक उदाहरण लेता हूँ। एक जंगल है, उसमें अनेक जो है जीव-जंतु रहते हैं। उसमें शाकाहारी जंतु हैं, मांसाहारी जंतु हैं, शाकाहारी मांसाहारी जंतु हैं, जिसे हम सर्वाहारी कहते हैं और उच्च श्रेणी के मांसाहारी जंतु हैं। लेकिन जब पानी पीने की, चूँकि पानी यह मूलभूत जीव की आवश्यकता है और वहाँ पर एक जलीय स्रोत है। उस जलीय स्रोत में जितने भी जंतु हैं, चाहे वह शेर हो, चाहे हिरन हो, चाहे अन्य भी जंतु हैं, सब उसी जलीय स्रोत में पानी पीते हैं। किसी को पानी पीने की मनाही नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रकृति में समानता है और यह समानता समाज में कहाँ से आया? प्रकृति में आया। अब मैं इस इकोसिस्टम को भारत की समाज व्यवस्था के रूप में देखता हूँ। जब हम भारतीय समाज को देखता हूँ, जो आज़ादी से पहले ये हमारा समाज वर्ण व्यवस्था के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अछूत और आदिवासी समाज में बँटा हुआ था। लेकिन प्रश्न यह है कि यह बाँटने का नियम आया कहाँ से? यदि समाज बँटा है, तो यह नियम आया कहाँ से? तो जब हम इस नियम की बात करते हैं, तो यह हमें ज्ञात होता है कि ये जो नियम है, हमको धर्मशास्त्रों से या धार्मिक किताबों से मिला है और इसी नियम को हम ईश्वरीय विधान कहते हैं। और इस ईश्वरीय विधान के कारण जो है, यह समाज इन वर्गों में विभाजित हो गया और इन वर्गों का कार्य और अधिकार भी निर्धारित हुआ। जैसे ब्राह्मण वर्ग है, वर्ण है, इसका कार्य अध्ययन, अध्यापन, दान देना, दान लेना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना। लेकिन यदि मुख्य कार्य हम देखें, तो अध्ययन, अध्यापन। दूसरा वर्ण क्षत्रिय, इसका कार्य क्या? इसका कार्य वास्तव में ये जो क्षत्रिय वर्ण है, जो राजा होता था, वह राजा जो है, राजा को देव या ईश्वर का प्रतीक माना जाता था और ये जो राजा या देवता, वह क्षत्रिय वर्ण से होता था, लेकिन इनका और भी कार्य था, वह था सुरक्षा। तीसरा वर्ण तीसरा वर्ण ये वैश्य। वैश्य का कार्य क्या था? यह जो है व्यापार, व्यवसाय या यह हम कह सकते हैं कि जो आर्थिक व्यवस्था थी, यह इस वर्ण के पास थी। जो चौथा वर्ण था, वह वर्ण शूद्र। शूद्र का कर्तव्य क्या था? शूद्र का कर्तव्य था कि वह उपर्युक्त जो तीनों वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, उनकी सेवा करना। लेकिन ये जो शूद्र वर्ण है, इसको शिक्षा का अधिकार नहीं था। ये अध्ययन नहीं कर सकता था, जबकि वैश्य वर्ण को ये अधिकार था, क्षत्रिय को भी था, ब्राह्मण को था ही। लेकिन शूद्र वर्ग जो है, इसको शिक्षा का अधिकार नहीं था। पाँचवाँ वर्ण, वर्ण इसको हम नहीं कहेंगे चूँकि यह वर्ण से अलग है, जिसको अनटचेबल, अस्पृश्य कहा गया और इस वर्ण को भी शिक्षा का अधिकार नहीं था। इसको कोई अधिकार नहीं था। जिस तरह से एक इकोसिस्टम में जंगली जीव जीवन यापन करता है, उसी तरह का ये जीवन यापन करता था और बहुत ही इसकी स्थिति ऐसी थी उस समय समाज में कि जो तालाब होते थे, उस तालाब में जानवर पानी पी सकता था, लेकिन इस जो अछूत वर्ग था, उसको उस तालाब में पानी पीने का अधिकार नहीं था, पानी लेने का अधिकार नहीं था और इससे हुआ क्या कि ये जो
समाज का वर्ग रहा, इसकी सबसे दयनीय स्थिति हो गई। और अंतिम वर्ण, वर्ण क्या कहें, वो भी एक वर्ग ही है, इसी से यह शुद्ध वर्ग से ही, वर्ण से यह निकला हुआ है। यह भय के कारण, यह जंगलों में या जंगलों के निकट जहाँ पर जलीय स्रोत थे, यह जंगली जीवन यापन किया और इसे भी शिक्षा का अधिकार नहीं था। और इस प्रकार ये जो सामाजिक व्यवस्था में जो सामाजिक नियम थे, जिसमें कि शिक्षा का अधिकार केवल ब्राह्मण वर्ग में पुरुषों को, क्षत्रिय वर्ग में पुरुषों को, वैश्य वर्ण में पुरुषों को और इन वर्ण के महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार नहीं था। और इस शिक्षा के अधिकार न होने के कारण जो है, यह जो स्त्री समाज है, यह भी अपने अधिकारों से, शूद्र समाज है, यह अपने अधिकारों से, अछूत है, यह भी अपने अधिकारों से, और एसटी वर्ग यह अपने अधिकारों से वंचित रहा। और यह वंचित वर्ग जो है, आज़ादी से पहले गुलामी का जीवन जीता रहा और जीवन संघर्ष करता रहा। अब हम आते हैं आज़ादी के बाद 15 अगस्त 1947। लेकिन 15 अगस्त 1947 से पूर्व जो है, यह जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे देश में अंग्रेज़ों का शासन था और हम सभी लोग गुलाम थे। उसमें ब्राह्मण भी गुलाम था, क्षत्रिय भी गुलाम था, वैश्य भी गुलाम था, शूद्र भी गुलाम था, अछूत भी गुलाम था, आदिवासी। लेकिन इनमें भी अंतर था कि ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज और वैश्य समाज एकहरी गुलामी का जीवन जिया, लेकिन शूद्र समाज, अछूत समाज और आदिवासी समाज दोहरी गुलामी का जीवन जिया। और इस तरह से सभी लोग गुलामी का जीवन जीना शुरू किए। लेकिन परिवर्तन प्रकृति का नियम है और प्रकृति भी समाज व्यवस्था को और शासन व्यवस्था को अपने अनुसार भी चलाती है। लेकिन मैं यह बताना चाहता हूँ कि जब अंग्रेजी शासन था, जिसमें शूद्र समाज और अछूत समाज तथा आदिवासी, जब यह दोहरी गुलामी का जीवन जी रहा था और अंग्रेजों को सुरक्षा के लिए सैनिकों की आवश्यकता और कार्यालयों में बाबुओं की आवश्यकता, तो इन्होंने सबसे पहला जो कार्य अंग्रेजों ने किया, उन्होंने शूद्र समाज से, अछूत समाज से और आदिवासी समाज से सैनिकों का भर्ती करना शुरू किया। अब यहाँ प्रश्न है कि अंग्रेजों ने इन्हीं वर्गों से क्यों जो है सैनिकों को लिया? तो अंग्रेज ये जानते थे, यदि हम ऊपर के जो वर्ण है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य, यदि इनसे हम लोगों को सेना में भर्ती करते हैं, तो यह सुरक्षा का कार्य ईमानदारी से नहीं करेंगे। लेकिन जो वंचित समाज है, जो अभावग्रस्त समाज है, जो सभी प्रकार के अधिकारों से जो है वह वंचित रहा, यदि इसकी हम भर्ती करते हैं, तो इस समाज के लोग जो है या इस वर्ग के लोग ईमानदारी से कार्य करेंगे। और अंग्रेजों ने दूसरा कार्य क्या किया? क्योंकि उनको अपनी शासन व्यवस्था चलाने के लिए कार्यालयों में बाबुओं की ज़रूरत थी। तो वह बाबू भी जो है, जो समाज में जो वर्ण व्यवस्था के अनुसार जो श्रेष्ठ रहे, उनसे वह नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि वही भावना मतलब उनके भी साथ थी कि यह ईमानदारी से कार्य नहीं करेंगे। उन्होंने क्या किया अंग्रेजों ने कि शूद्रों के लिए, अछूतों के लिए और आदिवासियों के लिए शिक्षा का द्वार खोल दिया। और ये जो शिक्षा का द्वार है, इससे जो शूद्र समाज है, अस्पृश्य समाज है और आदिवासी समाज, इसको एक नई दिशा और एक नई रोशनी मिली। और इन्होंने भूखे शेर की तरह, जिस तरह से भूखा शेर भोजन पर टूटता है, उसी प्रकार से यह समाज, जो वंचित समाज है, यह शिक्षा के लिए ईमानदारी से लगा। और यह पहला उदाहरण मिलता है गुलामी आज़ादी से पहले, आज़ाद भारत, आज़ादी से पहले गुलाम भारत में शिक्षा का यह पहला उदाहरण है जिससे समाज में जो वंचित वर्ग है उसे पढ़ने का अधिकार मिला। और इस अधिकार के तहत, क्योंकि समाज में सैनिक भी पढ़ना शुरू कर दिया, सैनिक भी होना शुरू हो गए, पढ़ने का अवसर भी मिलना शुरू हो गया, लोग बाबू भी होना शुरू हो गए। इससे समाज में परिवर्तन आया हुआ। और ये जो शिक्षा का अधिकार है, वास्तव में जो वंचित समाज है, इस वंचित समाज के लिए यह टर्निंग पॉइंट रहा।
और इसी टर्निंग पॉइंट का परिणाम रहा कि ज्योतिबा फूले जैसे, सावित्रीबाई फूले जैसे, साहू जी महाराज जैसे, नारायणा गुरु जी जैसे, बाबा साहब अम्बेडकर जैसे महापुरुषों का प्रादुर्भाव हुआ। यदि शिक्षा का अधिकार अंग्रेजों ने उस समय नहीं दिया होता, तो शायद बाबा साहब का प्रादुर्भाव भारत के राजनीति में या भारतीय संविधान के रूप में या एक विकसित राष्ट्र के रूप में नहीं होता।